प्यारे बच्चों, इससे पहले आप मेरे इस चैनल के माध्यम से 6 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें ये सिखाने का प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है तथा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या मुख्य शीर्षक इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स होते हैं तथा किस शीर्षक या हेडिंग में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में किस प्रकार स्थानीय समस्या को चिन्हित कर उस पर कार्य किया जाता है। इसके लिए एक निर्धारित फ्लो चार्ट है जो वीडियो में दिख रहा है। आप इस फ्लो चार्ट को नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्थानीय समस्या को चिन्हित कर समस्या के समाधान तक पहुंचने की वैज्ञानिक विधि इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझी जा सकती है। इस फ्लो चार्ट में कुल 9 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्थानीय समस्या को चिन्हित करो, आइडेंटिफाई लोकल एरिया प्रॉब्लम। स्टेप 2, समस्या के संभावित कारणों को लिखो, राइट डाउन द प्रोबेबल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। स्टेप 3, संभावित कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ो, फ्रेम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। स्टेप 4, क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे लिखो। स्टूडेंट्स, इन्हें उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। स्टेप 5, कैसे करोगे लिखो। बच्चों, इसे कार्यविधि कहते हैं। स्टेप 6, आंकड़े एकत्र करो, डाटा कलेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो में सीखेंगे। स्टेप 7, आंकड़ों का विश्लेषण करो तथा परिकल्पना को चेक करो। कैसे करेंगे हम अभी सीखेंगे। स्टेप 8, हमारे पास 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो हमारी परिकल्पना सही होगी या हमारी परिकल्पना गलत होगी। स्टेप 9, यदि परिकल्पना सही है तो समाधान प्रस्तुत करना है, यदि परिकल्पना गलत है तो अन्य कारणों को चिन्हित करना है। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में स्थानीय समस्या को चिन्हित कर उस पर कैसे कार्य किया जाता है। इस फ्लो चार्ट को आप गंभीरता से देखते रहिए। इसके अनुसार पहला स्टेप है, स्टेप 1 के अनुसार हम अपने क्षेत्र में, या यूँ कहें कि अपने क्षेत्र की समस्या को चिन्हित करते हैं। इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए एक काल्पनिक समस्या को चिन्हित कर लेते हैं। जैसे तहसील कोल, ज़िला अलीगढ़ में गिरता हुआ आम उत्पादन, फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन तहसील कोल, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। हमने समस्या चिन्हित कर ली है। स्टेप 2 के अनुसार हमें चिन्हित स्थानीय समस्या के संभावित कारणों को लिखना है। हमारे द्वारा चिन्हित समस्या है गिरता हुआ आम उत्पादन, दैट इज फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। इसके संभावित कारण कई हो सकते हैं, सभी कारणों को लिखो। पीएच ऑफ सॉइल, मृदा पीएच, ये भी एक कारण हो सकता है, आम के उत्पादन जो गिर रहा है उसका। सेकंड, न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सॉइल, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, इसकी कमी के कारण भी उत्पादन गिर सकता है। थर्ड, पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता, पॉलिनेटर्स नंबर एंड डाइवर्सिटी, इसमें भी कमी के कारण आम का उत्पादन गिर सकता है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन समय की उपलब्धता, शोधकर्ता की आयु व स्कूल में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कारणों को चिन्हित कर लेना चाहिए। आप कारण चिन्हित कर चुके हैं। स्टेप 3, संभावित कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ो, फ्रेम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। बच्चों, परिकल्पना का अर्थ है समस्या के संभावित कारणों के आधार पर समस्या का अंदाज़ा लगाना। जैसे पहला कारण है मृदा पीएच और सॉइल पीएच, तो परिकल्पना होगी सॉइल पीएच डिस्टर्ब होने के कारण आम उत्पादन गिर रहा होगा। दूसरा कारण है मृदा में पोषक तत्वों की कमी, तो परिकल्पना होगी मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण आम उत्पादन गिर रहा होगा। तीसरा कारण है
पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता में कमी। तो परिकल्पना होगी पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता में कमी के कारण आम उत्पादन गिर रहा होगा। ये वो कारण थे जो आप द्वारा चिन्हित किए गए थे। स्टेप 4, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या लिखना है, या यूं कहें कि उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा जाता है, या यूं कहें कि हाउ टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाने चाहिए। अपने आप से प्रश्न करो, क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो। इसका जवाब होगा वही आपके उद्देश्य होंगे। उद्देश्य परिकल्पना के आधार पर लिखना है। आपको याद दिला दूं कि कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ी थी, अब परिकल्पना के आधार पर उद्देश्य लिखना है। जैसे पहली परिकल्पना, सॉइल पीएच डिस्टर्ब होने के कारण आम उत्पादन गिर रहा होगा। तो हमारा उद्देश्य हुआ सॉइल पीएच से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। दूसरी परिकल्पना, मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण आम उत्पादन गिर रहा होगा। तो दूसरा उद्देश्य हुआ मृदा में पोषक तत्वों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। तीसरी परिकल्पना, पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता में कमी के कारण आम का उत्पादन गिर रहा होगा। तो तीसरा उद्देश्य हुआ पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। अब आप उद्देश्य भी निर्धारित कर चुके हैं। स्टेप 5, कार्यविधि या मेथडोलॉजी। इसमें क्या लिखना है, अपने आप से प्रश्न करो, कैसे करोगे। यानी प्रत्येक उद्देश्य की कार्यविधि लिखनी है। जैसे पहला उद्देश्य है सॉइल पीएच से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे, तो पहली कार्यविधि में लिखो कैसे करोगे, यानी प्रोसीजर लिखना है, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखना है। दूसरा उद्देश्य, मृदा में पोषक तत्वों से संबंधित आंकड़े एकत्र करो, तो दूसरी कार्यविधि में लिखो कैसे करोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखना है कि मृदा में जो पोषक तत्व मौजूद हैं उनसे संबंधित आंकड़े आप कैसे एकत्र करोगे। तीसरा उद्देश्य है पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे, तो तीसरी कार्यविधि में लिखो कैसे करोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर लिखना है। अब आप कार्यविधि भी लिख चुके हैं। इसके बाद स्टेप 6 यानी आंकड़े एकत्र करो, डेटा कलेक्शन। इसके सामने 3 शब्द लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, सर्वे यानी सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। बच्चों, आंकड़े एकत्र करने की सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधियां हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने कार्यविधि में लिखा है, हम प्रयोग, सर्वेक्षण एवं अवलोकन तीनों कार्यविधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पीएच से संबंधित आंकड़े एकत्र करने हेतु हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो रिजल्ट आएगा वह हमारे लिए आंकड़े होंगे। मृदा में पोषक तत्वों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने हेतु हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो रिजल्ट आएगा वह हमारे लिए आंकड़े होंगे। पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता से संबंधित आंकड़े एकत्र करने हेतु हमें सर्वे व ऑब्जर्वेशन यानी सर्वेक्षण व अवलोकन करना होगा, जो रिजल्ट आएगा वह हमारे लिए आंकड़े होंगे। यानी हम तीनों तरह की गतिविधियों को करके हम आंकड़े एकत्र करते हैं, हम आंकड़े एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप 7, आंकड़ों का विश्लेषण करो तथा परिकल्पना को चेक करो। जो भी आंकड़े प्रयोग, सर्वेक्षण, अवलोकन यानी एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुए हैं, उन्हें टेबल में ऑर्गेनाइज करो, यानी टेबल बनाओ, ग्राफ या डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करो। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करो। आंकड़ों के विश्लेषण से आप ये बता पाओगे कि पीएच सामान्य है या नहीं, पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य है या नहीं,
पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता सामान्य है या नहीं। आप स्टेप नंबर 8 पर आ गए हैं, यानी परिकल्पना सही है या परिकल्पना गलत है, ये आपको निर्धारित करना है। यदि pH सामान्य है तो हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि हमने अंदाज़ा लगाया था कि pH डिस्टर्ब होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन गिर रहा है। यदि pH सामान्य है तो हमारी परिकल्पना गलत है, उत्पादन में कमी का कोई अन्य कारण है। दूसरा कारण हमने पहले ही चिन्हित किया था, पोषक तत्वों की कमी। यदि पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य है तो हमारी परिकल्पना गलत है, यानी उत्पादन में कमी का कोई अन्य तीसरा कारण है। हमने तीसरा कारण भी चिन्हित किया है, वह है पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता। यदि पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता सामान्य है तो उत्पादन में कमी का कोई अन्य कारण है, यानी हमें कोई अन्य कारण की ओर सोचना होगा। यदि आंकड़े सामान्य नहीं हैं तो परिकल्पना सही है, यानी जैसा हमने अंदाज़ा लगाया था हमारा अंदाज़ा सही है। जैसे pH के आंकड़े सामान्य नहीं हैं तो परिकल्पना सही है, पोषक तत्वों के आंकड़े सामान्य नहीं हैं तो परिकल्पना सही है, पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता सामान्य नहीं है तो परिकल्पना सही है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 9 पर आ जाते हैं, जिसमें 2 विकल्प हैं हमारे पास। यानी स्टेप नंबर 8 में यदि परिकल्पना सही थी तो हम स्टेप नंबर 9 में समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। यदि स्टेप नंबर 8 में परिकल्पना गलत थी तो हम स्टेप नंबर 9 के अनुसार अन्य कारण को चिन्हित करेंगे। स्टेप नंबर 9, समस्या का समाधान प्रस्तुत करो। यदि परिकल्पना सही है तो समाधान प्रस्तुत करो। जैसे यदि pH के आंकड़े सामान्य नहीं मिले तो परिकल्पना सही है, तो समाधान लिखो कि कैसे pH सामान्य हो सकती है। यदि पोषक तत्वों से संबंधित आंकड़े सामान्य नहीं मिले तो परिकल्पना सही है, तो समाधान लिखो कि कैसे पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य हो सकती है। यदि पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता से संबंधित आंकड़े सामान्य नहीं मिले तो परिकल्पना सही है, तो समाधान लिखो कैसे पॉलिनेटर्स की संख्या व विविधता को सामान्य किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे स्थानीय समस्या को चिन्हित कर समाधान तक पहुंचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस केवल एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो 10 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को शोध की प्रक्रिया सिखाता है या सिखाने का प्रयास कर रहा है। आप इस प्रोग्राम में गंभीरता से प्रतिभाग करिए। ये आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा और आपके अंदर छुपी हुई एक वैज्ञानिक जो प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। थैंक यू वेरी मच।